चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही है आप लोगों को कि हमने पिछले क्लास में 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 4 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और शेष पॉइंट आज हम पढ़ाएंगे। आपको बता दूं आज का पॉइंट होगा आपका देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली। मैं बता दूं आप लोग को हमारे देश में जो संगठित बैंकिंग प्रणाली है वह 3 रूप में कार्यशील है। उन तीनों रूप को भी हम बताएंगे आप लोग को, क्योंकि इससे पिछले क्लास में हमने संगठित और असंगठित बताए थे, तो असंगठित के संबंध में भी आप समझ चुके थे और आज जानेंगे संगठित बैंकिंग प्रणाली के रूप। तो इसको पहले 2 लाइन लिख लीजिए, फिर उसको हम समझाएंगे। देखिए 2 लाइन ऊपर में देखिए, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित 3 रूप में कार्यशील है। निम्नलिखित 3 रूप में कार्यशील है। और कौन 3 रूप है वो भी आप लिख लीजिए। 1 नंबर में लिखिए केंद्रीय बैंक, और दूसरा नंबर में लिखिए वाणिज्य बैंक, और तीसरा नंबर में लिखिए सहकारी बैंक। यही हमारे देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली है। इन्हीं तीनों के विषय में हमको जानना है। एक बार तीनों के विषय में संक्षेप में जान लीजिए, फिर हम एक एक करके लिखाएंगे भी। केंद्रीय बैंक, यह देश की शीर्ष स्तर की बैंकिंग प्रणाली है, जो देश में जितने भी बैंक है, जितनी भी वित्तीय संस्था है, सबके लिए वह नियम कानून बनाने के साथ साथ दिशा निर्देश, सहयोग इत्यादि भी करते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंक व्यापार से संबंधित बैंक है, जो व्यापार करने के लिए, उद्योग खोलने के लिए, अन्य व्यवसाय करने के लिए जो ऋण की आवश्यकता होती है उसे पूरा करते हैं। इसके साथ साथ अन्य भी रुपया का लेन देन का काम करते हैं। उसके बाद सहकारी बैंक, सहकारी बैंक वह होती है जो सहकारी संस्थाओं, सहकारी व्यवस्थाओं के विकास के लिए जो वित्त की जरूरत होती है, रुपया पैसा की जरूरत होती है, उसे पूरा करते हैं। तो आपने संक्षेप में देश की जो संगठित बैंकिंग प्रणाली है उसको समझ गए। अब एक एक करके नोट कीजिए। पहले केंद्रीय बैंक देखे, देखिए भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट में आरबीआई देश की केंद्रीय बैंक है। यह देश की शीर्ष बैंकिंग संस्थान है, जो देश की वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं का दिशा निर्देश के साथ साथ उसके संचालन में भी सहयोग देती है। इस तरह से आपने
केंद्रीय बैंक को समझ गए। अब वाणिज्य बैंक देखे, डैश दीजिए। वैसा बैंक जो लोगों की जमा राशि को स्वीकार करते हैं और लोगों को जब ऋण की आवश्यकता होती है तो उन्हें ऋण प्रदान करती है, उसे वाणिज्य बैंक कही जाती है। देश में अनेकों वाणिज्य बैंक हैं, जिसमें से अधिकतर सरकार के नियंत्रण में हैं। तो आपने वाणिज्य बैंक को भी लिख लिए। अब सहकारी बैंक देखे जाए दीजिए, इसको भी पहले समझ ही लिए हैं, अतः इसको नोट ही करना है। नोट कीजिए, वैसा बैंक जिसका गठन एवं कार्य, वैसा बैंक जिसका गठन एवं कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है, उसे सहकारी बैंक कही जाती है। सहकारी बैंक अलग अलग राज्यों में अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन सभी आरबीआई के दिशा निर्देश पर काम करती है। तो इस तरह से आपने देश की जो संगठित बैंकिंग प्रणाली थी उसको आपने अच्छी तरह से समझ गए और लिख भी लिए होंगे। अब अगर इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है, डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी चलिए, तो अब शायद लगता है कि आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, अतः हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट है दलाल स्ट्रीट। मैं बता दूं आप लोग को कि दलाल स्ट्रीट मुंबई के एक विशेष क्षेत्र का नाम है, जहां पर पूंजी बाजार का प्रधान कार्यालय है। उसी इलाका को दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज 1874 ईस्वी में यहीं पर स्थापित हुआ था और आज भी यह भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। आर्थिक जगत का, आर्थिक क्षेत्र का मुंबई के जहां पर स्टॉक एक्सचेंज है वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है और उसका नाम रखा है दलाल स्ट्रीट। मैं थोड़ा सा दलाल शब्द का क्या मीनिंग होता है थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करना चाहते हैं, क्यों इसको दलाल स्ट्रीट कहा गया। दलाल शब्द से आप लोग अवगत होंगे, जब आप कोई मवेशी लेते होंगे, जमीन लेते होंगे, तो बीच में एक व्यक्ति आता होगा जो उससे भी बात कर लिया, आपसे भी बात कर लिया, थोड़ा कम ज्यादा उसमें मुनाफा वो लेता है और वो आप दोनों को मिलाते ही नहीं है, उसका एक्सचेंज भी करवाते हैं, अर्थात क्रय विक्रय भी करवाते हैं। तो वह बिचला व्यक्ति क्या होता है, उसको दलाल कहा जाता है। वैसे अच्छा शब्द है लेकिन इसको बदनाम कर दिया इतना कि शब्द थोड़ा बुरा लगने लगा है। वही उसी शब्द पर एक दलाल नाम रखा गया है, दलाल स्ट्रीट नाम रखा गया, अर्थात यह बिचला हो गया एक तरह से। स्टॉक एक्सचेंज एक बिचला चीज है, उत्पादक और ग्राहक के बीच, अर्थात वस्तु जो उत्पादन करता है और ग्राहक जो लेता है, उन दोनों के बीच बिचला चीज है स्टॉक।
यहीं से दोनों को क्या लेना है, किस रेट में ग्राहक को लेना है और किस रेट में उत्पादक को बेचना है, सारा निश्चित किया जाता है। इसीलिए दलाल स्ट्रीट शब्द का प्रयोग किया गया था। वैसे अच्छा था उस समय, लेकिन मैंने अभी भी कहा कि दलाल शब्द को बदनाम कर दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है सुनने में। तो शायद आप दलाल स्ट्रीट क्या है वो समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मुंबई के जिस जगह पर पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है उसे दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। यहां भारत के पहला स्टॉक एक्सचेंज 1874 ईस्वी में स्थापित हुआ था और आज भी यह भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। तो इस तरह से आपने दलाल स्ट्रीट को समझ गए। और अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका संस्थागत वित्तीय स्रोत। एक बार सुन लीजिए, संस्थागत वित्तीय स्रोत क्या होता है। मैं बता दूं आपको कि आपने वित्तीय अर्थात बैंकिंग व्यवस्था जो आपने देखी है दो तरह के, अर्थात वित्त से संबंधित कार्य को संपादन करने वाले जो संस्था थी वो दो तरह की। एक संस्था गैर संस्थागत था, दूसरा संस्थागत था। तो गैर संस्थागत में आपने देखे थे कि वित्त से संबंधित जो काम करते थे उसके लिए कोई निश्चित संस्था नहीं होती थी और संस्थागत में निश्चित संस्था होती थी। तो हम लोग पढ़ेंगे संस्थागत वित्तीय स्रोत, अर्थात मोटा मोटी समझिए बिहार के विषय में पढ़ेंगे कि बिहार राज्य में संस्थागत वित्तीय के क्या स्रोत है, अर्थात किस किस तरह के बैंक है, यहाँ पर कहां कहां से किसानों को, लोगों को यहां से वित्तीय सहायता मिल सकती है। तो मैं बता दूं अनेकों स्रोत हैं, उनमें से हमने करीबन 6 स्रोत को चिन्हित किए हैं जो बिहार के लिए काफी वरदान साबित हो रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में उसका काफी अधिक योगदान है। उसमें एक दो का नाम लेते हैं हम, सुनिए। सबसे पहला तो है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जिसको कहते हैं, और दूसरा है भूमि विकास बैंक, और तीसरा है व्यावसायिक बैंक, और चौथा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और पांचवा का नाम भी सुने होंगे आपको, नाबार्ड। इस तरह से हम संस्थागत वित्तीय स्रोत अर्थात संस्थागत वित्तीय जो बैंक है उसके अंतर्गत किस किस तरह के बैंक कार्यरत है उसको आपको बताएंगे और समझाएंगे। लेकिन मैं बता दूं आप लोग को कि आज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि समय इशारा कर रहा है। मैं इस पॉइंट को कल आप लोग को लिखाएंगे क्योंकि आज तो एक्सप्लेन कर ही दिए। अतः आज की क्लास को आप लोग आज यहीं पर बंद करना।